बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पढ़ा रही थी पदबंध, जिसमें मैंने आपको पदबंध की परिभाषा बताई थी। शब्द और पद को भी अंतर करके समझाया था कि शब्द किसे कहते हैं और पद किसे कहते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि पदबंध क्या है। इसके अतिरिक्त मैंने आपको बताया था कि पदबंध में कौन सा पद शीर्ष पद होता है और कौन सा पद आश्रित पद होता है। तो ये भी बताया था। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो मेरा आपसे निवेदन है कि उसको ज़रूर देखिए। आधा अधूरा ज्ञान होगा, नहीं तो शुरुआत में जो चीज़ें समझ में आनी चाहिए वो आपको नहीं आएंगी, तो आप उसको भी देखिए। क्योंकि मैं इस वीडियो में भेद पर आ गई हूँ। उसमें मैंने आपको संज्ञा पदबंध और सर्वनाम पदबंध तक की चीज़ें पढ़ा दी हैं, इसलिए उस वीडियो को भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो अवश्य देखिए। मैं आज यहाँ पर तीसरा पदबंध लिखने चल रही हूँ, विशेषण पदबंध। तो तीसरा भेद जो है, मैं पहले क्लास डाल दूँ कि कक्षा 10 के ये विद्यार्थियों के लिए है। तो तीसरा पदबंध है विशेषण पदबंध। तो बच्चों, मैंने आपको संज्ञा पदबंध और सर्वनाम पदबंध बताने के पहले आपको विशेषण भी बताया है। सर्वनाम पद में मैंने आपको रेखांकित करके अलग करके दिखाया था कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाला जो शब्द होता है वो विशेषण ही होता है। और अगर ये समूह बनाकर, विशेषण पदबंध समूह बना करके जब संज्ञा के लिए कार्य करेगा तो संज्ञा पदबंध हो जाएगा। जब यही समूह बना करके सर्वनाम के लिए काम करेगा तो सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। लेकिन जब ये समूह बिल्कुल अकेला रह जाएगा तब ये विशेषण पदबंध बन जाएगा। तो आपको मैंने उसी में उदाहरण के द्वारा आपको ये बता दिया था कि आप अच्छे से समझ लीजिए कि कैसे आप इसको पहचानेंगे। मैंने आपको उदाहरण भी दिया था, जैसे परेशानी में उलझा हुआ वह मेरी कुछ भी मदद नहीं कर सकता। अगर वाक्य है परेशानी में उलझा हुआ वह, अगर रेखांकित किया गया वह तक तो मतलब वो सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। लेकिन अगर रेखांकित किया जा रहा है कि परेशानी में उलझा हुआ, तो ये विशेषण का समूह है जो कार्य कर रहा था उस वह के लिए। और जब इसको हम अलग से बिल्कुल छोड़ देंगे, वह को निकाल देंगे, तो ये विशेषण पदबंध हो जाएगा। यानी जो संज्ञा सर्वनाम अगर समझ लिया है तो उसको आपको विशेषण पदबंध समझने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि विशेषण पदबंध में बिल्कुल वही चीजें हैं कि जब कोई वाक्य में जब कोई समूह किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का कार्य करने लगता है तो वो विशेषण पदबंध होता है। तो बच्चों, मैंने आपको सबसे पहले विशेषण की ही परिभाषा बताई कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो जब वाक्य में कोई पद समूह संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का कार्य कर रहा है तो वो विशेषण पदबंध हो जाएगा। तो मैं एक छोटी सी परिभाषा यहाँ लिख देती हूँ, फिर उसके बाद आपको उदाहरण करवाऊंगी। तो मैं एक परिभाषा इसलिए लिख दे रही हूँ ताकि आपको वो समझ में आ जाए। वाक्य में जब कोई पद समूह संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता
विशेषता का कार्य करने लगे तो उसे विशेषण पदबंध कहते हैं। तो देखिए बच्चों, आपकी जानकारी के लिए मैंने ये परिभाषा लिख दी है। हालांकि इस परिभाषा की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको पहचानने को आता है। आपको शीर्ष पद पहचानने को आएगा, आपको आश्रित पद पहचानने को आ सकता है। रेखांकित किए वाले का नाम लिखिए या नाम लिख के रेखांकित कीजिए। तो इस तरह से दो तरह के प्रश्न आते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि परिभाषा के माध्यम से आपने ये बात समझ ली होगी। तो मैं उदाहरण भी लिखती हूं, जैसे शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम चुप क्यों हो? तुम चुप क्यों हो? अब देखिए बच्चों, आप इसको चाहे सर्वनाम पदबंध बना दीजिए अथवा इसको विशेषण पदबंध कह दीजिए। अगर इस सेंटेंस को देकर, इस वाक्य को देकर प्रश्न पत्र में आपसे कहा जाए कि आप सर्वनाम पदबंध रेखांकित करें, तब आपको यहां से रेखा शुरू होगी आपकी अंडरलाइन, और ये करते हुए यहां तक आ जाएंगे। लेकिन अगर किसी कारण से दिया है कि विशेषण पदबंध पहचाने, तब आपकी लकीर यहां से शुरू होगी और सिर्फ इतनी रहेगी, सिर्फ इतनी होगी। तो अगर आपने संज्ञा पदबंध पहचान लिया, सर्वनाम पदबंध पहचान लिया, तो विशेषण उससे भी ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि यही पद समूह जब संज्ञा का काम करेगा तो संज्ञा पदबंध बनता है, यही पद समूह जब सर्वनाम का काम करेगा तो सर्वनाम पदबंध बनता है, और जब ये अकेला रह जाता है और संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का कार्य करने लगता है तो इसे विशेषण पदबंध कहते हैं। तो मैंने आपको एक उदाहरण लिख दिया है, तो आप समझ गए होंगे। तो मैं आगे एक आध उदाहरण आपको और लिखती हूं। दूसरा है समाचार पत्र बेचने वाला लड़का आज नहीं आया। अब देखिए, अब इसको संज्ञा पदबंध बनाना हो अगर, तो हम रेखांकित यहां तक कर देंगे, हम रेखांकित यहां तक कर देंगे। और अगर इसे विशेषण पदबंध बनाना है तो हम रेखांकित से इतना करेंगे। अगर इसको बढ़ा दिए तो ये संज्ञा पदबंध हो जाएगा, संज्ञा पदबंध। और अगर हम इसको विशेषण पदबंध बनाना है तो हमें अपनी रेखा को सिर्फ यहीं तक बनानी होगी, तो ये विशेषण बन गया, विशेषण पदबंध। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं एक तीसरा उदाहरण भी लिखती हूं। स्कूल जाने वाले बच्चे बस की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
फिर मैं आपको समझा दूं, संज्ञा पदबंध बनाना हो तो कहां तक लकीर होगी? बच्चे तक। विशेषण पदबंध बनाना हो तो स्कूल जाने वाले, तो ये विशेषण पद समूह है। जब ये संज्ञा के लिए कार्य करेगा तो ये संज्ञा पदबंध बन जाएगा। तो आप आसानी से संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध और विशेषण पदबंध को एक ही वाक्य से निकाल सकते हैं। मैंने आपको ऊपर वाले में सर्वनाम पदबंध बताने के लिए ये वाला वाक्य लिखा और फिर दूसरे में मैंने दोनों में संज्ञा लिखा, और इसमें आसानी से आप विशेषण पद समूह को अलग कर दीजिए तो आपका बन गया ये विशेषण पदबंध। तो मुझे उम्मीद है कि इतनी बातें तो आपको अवश्य समझ में आ गई होंगी। मैं आगे बढ़ती हूँ, अब आती हूँ मैं क्रिया पदबंध पर। चौथा है क्रिया पदबंध। अब क्रिया पदबंध बताने के पहले मैं आपको क्रिया बता दूं। क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना प्रकट होता हो उसे क्रिया कहते हैं। अब बहुत बार ऐसा होता है कि हम अगर ऐसा कोई वाक्य है जिसमें क्रिया को प्रकट करने के लिए कई क्रिया पदबंधों, कई क्रियाओं का समूह बनता है, जैसे कि सीता काम कर रही है। अब काम में करना, रहना, होना, ये सब क्रियाएं हैं। कोई समापिका क्रिया है, कोई संयुक्त क्रिया है और कोई मुख्य क्रिया है। तो ऐसी स्थिति में ये तीनों क्रियाएं मिलके एक काम को बता रही हैं, किसी एक काम को कि काम पूरा हो रहा है। तो इस तरीके से देखा जाए तो क्रिया की छोटी छोटी क्रियाओं का एक समूह बन करके किसी एक क्रिया को प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वहां पर क्रिया पदबंध होता है। तो मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि अच्छा, उसके पहले मैं परिभाषा लिख देती हूँ ताकि आपको आसान हो जाए समझना। तो मैं परिभाषा लिख देती हूँ। जब कोई पद समूह, जब कोई पद समूह मिलकर किसी एक कार्य को पूरा करने के लिए प्रयुक्त होते हैं तो उसे क्रिया पदबंध कहते हैं। ये मैंने परिभाषा इसलिए लिख दी कि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। यद्यपि आपको परिभाषा नहीं आती है, लेकिन किसी चीज को एक तौर तरीके से प्रॉपर वे में अगर उसको हम समझेंगे तो आपके दिमाग में घर करके रहेगी। तो पहले तो आप इतनी चीजें उतार लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आपको कोई कठिनाई ना हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, या अगर साथ साथ लिख रहे होंगे तो ये आपका पूरा हो गया होगा। तो मैं इस क्रिया पदबंध का उदाहरण ऊपर लिखूंगी, इसलिए मैं ऊपर के हिस्से को अब मिटाने जा रही हूं। तो मैं उदाहरण ऊपर लिखूंगी, लेकिन ये जान लीजिए पदबंध का मतलब जो होता है वो होता है पद का समूह। अब जब कोई समूह क्रिया के लिए कार्य कर रहा है, खाना खा रहा है, तो आपको
डूबती चली गई, डूबना, चलना, जाना, ये तीनों क्रियाएं हैं, लेकिन तीनों एक किसी काम के लिए कर रही हैं, डूबने की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए। तो ये समूह जो बन रहा है वो आपका क्रियापद बन जाए। मैं उदाहरण लिखती हूं ऊपर, तो आप भी उदाहरण लिखिए। मैं जैसे यही लिख दे रही हूं और उदाहरण का नंबर डाल के ऊपर लिखती हूं। जैसे रमा पत्र लिख रही है। अब देखिए बच्चों, रमा एक काम कर रही है पत्र लिखने का, जो इसकी मुख्य क्रिया है, लेकिन इसके साथ एक सहायक क्रिया लगी है रहना, और उसको एक समापिका क्रिया के माध्यम से प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो सेंटेंस होता है, वाक्य होता है, उसके माध्यम से ये हमें तीन मुख्य क्रियाएं जोड़ के, तीन धातु की क्रियाओं को जोड़कर इस वाक्य को बनाना पड़ा। जैसे इसको हम कहेंगे, इसकी क्रिया क्या हुई, लिख। इसकी क्रिया क्या हो जाएगी, रह, और इसकी क्रिया क्या हो जाएगी, होना। तो ये तीन क्रियाएं हैं, ये तीनों क्रियाएं मिलके एक जगह कार्य कर रही हैं, लिख रही है। तो एक काम हो रहा है, लिखने का काम, लेकिन क्रिया 1 2 3, तीन क्रियाओं को, क्रिया के मूल शब्दों को, धातु के मूल शब्द को क्रिया में परिवर्तित करके प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जैसे सेंटेंस बनते हैं, उस तरह से सेंटेंस यहाँ पर वाक्य को लिखा गया है। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, क्रियापद बंध। तो बच्चों, मैंने आपको अभी तक क्रियापद बंध बताया। अब बारी है पांचवा पदबंध, यानी क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण पदबंध बताने के पहले मैं आपको क्रिया विशेषण की परिभाषा बता देती हूँ। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं, यानी क्रिया जो चल रही है उसकी कोई न कोई विशेषता बताई गई रहती है वाक्य में। जैसे हम कहते हैं कि मोहन तेज दौड़ता है। अब ये दौड़ने की क्या विशेषता हो गई, तेज, और तेज है एक प्रकार का व्यवहार, तो हम कहेंगे ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अगर हम कहें मोहन 4 दिन से लगातार दौड़ रहा है, तो दौड़ने की विशेषता में ये आपको समय बताने लगा 4 दिन से। तो इसी तरह क्रिया विशेषण के जो भेद होते हैं वो भी होते हैं, लेकिन उसके पहले, जानने के पहले आपको क्रिया विशेषण पदबंध जानना जरूरी है, जो कि कहा जा रहा है जब कोई पद समूह वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है, यानी क्रिया की विशेषता बताने का कार्य करता है, तब उसे हम क्रिया पदबंध कहते हैं। और ये क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। ये क्रिया विशेषण पदबंध 3 तरह के होते हैं। 3 तरह के होते हैं। पहला है समयवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, और तीसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब समयवाचक क्रिया विशेषण में क्रिया की विशेषता में कोई ना कोई समय बताया गया रहेगा। निश्चित है कि कोई ना कोई समय की सूचना दी जाएगी। स्थानवाचक क्रिया विशेषण में जो क्रिया संपन्न हो रही है उसमें किसी न किसी स्थान के बारे में बताया जाएगा, कोई किसी न किसी स्थान को इंगित किया जाएगा। और अगर रीतिवाचक क्रिया विशेषण पदबंध बनेगा तो जो क्रिया संपन्न वाक्य में हो रही है उसके व्यवहार, उसके तौर तरीके का स्वरूप क्रिया विशेषण पदबंध में उसके क्रिया के विशेषण के साथ उसका व्यवहार दिखाई देगा। जैसे मैं आपको आगे बताऊंगी, तो सबसे पहले मैं आपको एक एक चीजें बताती हूँ। समयवाचक क्रिया विशेषण। अब समयवाचक क्रिया विशेषण में क्रिया जो संपन्न हो रही उसके समय की सूचना दी जाएगी और वही पदबंध बनाएगा।
तो यहाँ पर कहा जा रहा है 4 दिन से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। अब ये प्रतीक्षा करने की क्रिया जो हो रही है उसकी विशेषता ये है कि 4 दिन से, अब 4 दिन से अगर कहा जा रहा है तो ये आपका क्या हो गया, समय बता रहा, तो हो जाएगा समयवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा वाक्य है कितने दिनों से तुम विद्यालय नहीं गए। विद्यालय न जाने की बात की जा रही है, लेकिन उसके पीछे उसकी जो खास विशेषता है पूछी जा रही, कितने दिनों से। तो ये कितने दिनों से जो है इस क्रिया की विशेषता का कार्य कर रहा है और ये समय बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, समयवाचक क्रिया विशेषण। उसके बाद मैं आपको क्रिया विशेषण का दूसरा, क्रिया विशेषण पदबंध का दूसरा भेद पढ़ाती हूं। इसका दूसरा भेद है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब स्थानवाचक क्रिया विशेषण का मतलब है कि वाक्य में जो क्रिया संपन्न हो रही है उस क्रिया में जो विशेषता बताई जाएगी वो किसी न किसी स्थान की सूचना अवश्य देगी, स्थान की सूचना वो अवश्य देगी। तो वो हो गई आपकी स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो मैंने जो उदाहरण लिखा है उसके माध्यम से आपको समझाती हूँ। जैसे कहा जा रहा है कि घर के पीछे नदी बहती है। अब नदी के बहने की क्रिया जो दिखाई जा रही वाक्य में, उसके साथ उसका स्थान बताया जा रहा है कि घर के पीछे। तो ये घर के पीछे जो पदबंध है ये कार्य कर रहा है बहने की क्रिया के लिए, तो इसकी ये विशेषता हो गई। तो ये कौन सा पदबंध हो जाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण पदबंध। तो देखिए अपने आप समझ में आएगा, स्थान इसमें दिख रहा है घर के पीछे, तो घर के पीछे किसी स्थान की सूचना वो दे रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा वाक्य है इस मकान की छत से ताजमहल दिखता है। अब देखने की क्रिया हो रही है, क्या देखने की, ताजमहल। ताजमहल देखने की क्रिया हो रही है, लेकिन उसके स्थान की खासियत क्या बताई जा रही, इस मकान के छत से, यानी कि जो भी विशेषता है वो स्थान दिखा रहा है। तो इस मकान की छत उस स्थान की विशेषता के रूप में जुड़ रहा है क्रिया से। तो ये जो समूह बन रहा है इस मकान की छत से, ये पदों का जो समूह है वो पदों का समूह क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण पदबंध। तो देखिए यहाँ पर इस मकान की छत से, ये पूरा एक आपका पद समूह बना है जो देखने की क्रिया की विशेषता का कार्य कर रहा है और इस विशेषता में स्थान की सूचना दी गई है, इसलिए ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण पदबंध होगा। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं तीसरा उदाहरण आपको समझाती हूँ। तीसरा उदाहरण है गंगा के किनारे बहुत सारे शहर बसे हैं। अब जो शहर बसने की बात की जा रही है, वो बसने वाली जो क्रिया है वो क्रिया है कहाँ की दिखाई जा रही, गंगा के किनारे। तो गंगा के किनारे ये विशेषता जो विशेष क्रिया विशेषण पदबंध का जो समूह बन रहा है गंगा के किनारे का, वो किसकी सूचना दे रहा है, स्थान की, स्थान की सूचना दे रहा है। यानी ये गंगा के किनारे जो पद समूह बना है वो कौन सा क्रिया विशेषण पदबंध होगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण पदबंध। तो आपको इससे तीनों रेखांकित किया है मैंने कि जिसके माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हैं कि क्रिया विशेषण पदबंध में ये स्थान की सूचना दे रहा है, इसलिए ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। अब तीसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण पदबंध। अब रीतिवाचक शब्द की अगर बात करें
तो रीति का मतलब होता है व्यवहार, क्रिया, प्रक्रिया, चलना, उठना, बैठना, अच्छा बुरा कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक वाक्य है, रीत शब्द की सूचना दिया जा रहा है, जिससे वह धीरे धीरे चलता हुआ जा रहा है। तो कार्य कौन सा संपन्न हो रहा है? जाने का। क्रिया कौन सी संपन्न हो रही है? जाने की क्रिया संपन्न हो रही है। और जाने की क्रिया की विशेषता क्या है? धीरे धीरे चलता हुआ। तो ये पद समूह जो है किसकी बात कर रहा है? रीति की, व्यवहार की, तौर तरीके की। तो रीत, व्यवहार या तौर तरीका जो है वो होता है रीतवाचक क्रिया विशेषण। क्योंकि ये समूह बना रहा, धीरे धीरे चलता हुआ, तो ये एक समूह बना रहा है, जिसके कारण ये क्या हो जाता है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो इसके बाद मैं ऊपर का हिस्सा रब करती हूँ और फिर आपको एक दो उदाहरण और लिख के समझाती हूँ। इतना आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अगर नहीं लिया है तो आप इसको ले लीजिए। मैं इसको रब करूंगी और इसके एक दो उदाहरण आपको अभी ऊपर समझाऊंगी, फिर आपको कुछ उदाहरण और बोलूंगी जिसके माध्यम से आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो मैं दो उदाहरण लिखने के लिए आपको ऊपर की दो पंक्तियां मिटा दूंगी, तो मुझे लगता है कि आपको आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिखने पर आपको दिखाई दे तो मैं यही लिख दूं। एक उदाहरण मैं और लिखती हूं, आप उसको भी देखिए। लिखिए आप, पवन, मुझे लग रहा है कि आपको दिखाई तो देना चाहिए। यहां से लिखते हैं क्या? चलिए यहां लिखते हैं, पवन हमेशा दूसरों की नकल कर के उत्तीर्ण हुआ है। अब यहाँ पर जो उदाहरण दिया जा रहा है वो है, पवन हमेशा दूसरों की नकल करके उत्तीर्ण हुआ है। तो उत्तीर्ण हुआ है यानी पास हुआ है, और उसकी जो विशेषता बताई जा रही, जो रीति बताई जा रही, तौर तरीका बताया जा रहा है, वो है कि दूसरों की नकल करके। तो दूसरों की नकल करके यानी कि ये लकीर जो खींच रही हूं मैं आपके सामने, ये आपका हो जा रहा है कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण पदबंध है, लेकिन क्रिया विशेषण पदबंध में जो इसके व्यवहार की चर्चा की जा रही है वो है दूसरों की नकल करके। तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण हुआ। तो मैंने आपको दो उदाहरण यहाँ लिख दिए हैं। मैं थोड़ा सा आपको इसको समझा देती हूँ, पुनरावृत्ति करा देती हूँ, आपको इसका फिर से रिवीजन करा देती हूँ। क्रिया विशेषण पदबंध का मतलब ही होता है जब कोई पद समूह वाक्य में क्रिया की विशेषता बताने के लिए एक समूह बनाने का कार्य करता है, तो उसे हम कहते हैं क्रिया विशेषण पदबंध। तो अब अगर हम समूह की बात कर रहे हैं तो कितने दिनों से तुम, ये समूह बन रहा है तीन शब्दों का जो क्रिया की विशेषता का कार्य कर रहा है जाने की। 4 दिन से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। तो ये क्या है? प्रतीक्षा करने की कार्य जो हो रहा है उसकी विशेषता है ये। 4 दिन से, ये क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण पदबंध या पद समूह। इस मकान की छत से, ये भी क्रिया की विशेषता है, ये भी क्रिया की विशेषता है। तो ये भी समूह बना रहा है, देखने की क्रिया की विशेषता है, और ये आपको समूह बना रहा है, तो ये भी क्रिया विशेषण पदबंध हुआ। दूसरों की नकल करके, दूसरों की नकल करके, ये भी एक समूह बन रहा है पद का, और क्रिया की विशेषता का कार्य है, तो ये भी आपका क्रिया विशेषण
पदबंध हुआ। तो क्रिया विशेषण पदबंध में मैंने इन्हीं में से तीनों उदाहरण आपको समझा दिए कि क्रिया विशेषण पदबंध पहले पहचानना सीखिए, भेद उसके बाद की प्रक्रिया है। तो इतना अगर आप जान गए कि क्रिया की विशेषता का समूह कौन सा बन रहा है, तब आप उसमें से भेद ढूंढ सकते हैं कि हाँ, ये जो भेद बन रहा है उसमें वो स्थान की विशेषता बता रहा है या समय की विशेषता बता रहा है या व्यवहार बताया जा रहा है। उस आधार पर क्रिया विशेषण पदबंध के 3 प्रकार होते हैं। आपका पहला है समयवाचक क्रिया विशेषण और दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। मैं इसको थोड़ा रेखांकित करके हाईलाइट कर देती हूँ जिससे आपको दिखाई पड़े। दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण और तीसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो ये तीनों चीज हैं। समयवाचक क्रिया विशेषण में हमेशा क्रिया की विशेषता में कोई ना कोई समय बताया गया रहेगा, जैसे 4 दिन, कितने दिन से, कल, परसों, ऐसे शब्द जरूर आएंगे। तभी आपको समझ में आएगा कि क्रिया की विशेषता के लिए ये समय बता रहा है। और स्थानवाचक क्रिया विशेषण पदबंध अगर होगा तो उसमें जब भी होगा क्रिया की विशेषता का पदबंध जब बनेगा तो उसमें किसी न किसी स्थान के बारे में बताएगा। घर के पीछे, मकान के सामने, इस मकान की छत से, ऐसे तमाम तरह के उदाहरण क्रिया की विशेषता बताने के लिए प्रयोग करेंगे और वो उस क्रिया के स्थान के बारे में बताकर पदबंध बना रहा है। तो यहाँ पर कौन सा पदबंध हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण पदबंध। उसी तरीके से मैंने इन चीजों में पदबंध नहीं लिखा है क्योंकि ये क्रिया विशेषण पदबंध चल रहा है, तो आप अपने आप समझ सकते हैं इन चीजों को। तीसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो यहाँ पर जो क्रिया संपन्न होगी उसमें जो पद समूह क्रिया की विशेषता का कार्य करेगा उसमें उस क्रिया के बारे में किसी न किसी व्यवहार को बताया गया होगा, उसके द्वारा किए गए व्यवहार का पद समूह बनेगा। जैसे दूसरों की नकल करके, तो दूसरों की नकल करके या धीरे धीरे चलता हुआ। अब यहाँ पर जैसे भी हुआ एक समूह बन रहा है और वो समूह बन रहा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण का। तो ये क्या हो गया? ये हो गया रीतिवाचक क्रिया विशेषण पदबंध, ये हो गया रीतिवाचक क्रिया विशेषण पदबंध। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी और आपको अब आवश्यकता है कि आप पदबंध का अभ्यास करें। आप उसे पदबंध का अभ्यास जब तक नहीं करेंगे तब तक ये चीजें बहुत अच्छे से तैयार नहीं हो सकती। व्याकरण अभ्यास करने से आपका अच्छा हो जाएगा और आपको ज्ञान बढ़ेगा आपका। तो मुझे उम्मीद है कि पूरा पदबंध मैंने 2 वीडियो में बनाया है। आपने दोनों वीडियो देखा कि नहीं, लेकिन आप दोनों वीडियो देखिएगा। पहला वीडियो भी देखिए और दूसरा भी देखिए, ये वाला भी। तो आपको दोनों को मिला के पूरा पदबंध स्पष्ट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पदबंध में पढ़ाई गई सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो मैं इस वीडियो को यही समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।